तो चलिए वैदिक काल या सभ्यता को आगे बढ़ाते हुए हम लोग उत्तर वैदिक काल के विषय में जानते हैं। तो यहाँ की अगर राजनीतिक व्यवस्था को हम लोग अगर पढ़े, पिछला बार में हम लोगों ने पढ़ा कि राजनीतिक व्यवस्था में क्या था, समिति थी या पुसप थे या जो भी थे, एक एक करके हम लोगों ने जाना। आगे हम लोग जो है उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था को जानने का प्रयत्न करते हैं और अपनी समझ को इस क्षेत्र में विकास करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर देखें यहाँ पे जो जन का यानी कि जन का गांव का जो आकार था थोड़ा बड़ा हुआ, जो कि जनपद में कहा जाने लगा और उसके जनपद में वृद्धि की गई। राजाओं का पद जो है वंशानुगत हो गया। पहले जो हुआ करता था कुशलता के आधार पर राजाओं का चयन होता था, लेकिन अब जो है वंशानुगत हो गया, यानी कि अगर कोई व्यक्ति राजा है तो उसका पुत्र जो है राजा बनेगा, उसका पोता राजा बनेगा। इस तरह से वंशानुगत होते चले गया। फिर जो है राजाओं की शक्ति बढ़ने लगी और सभा समिति का प्रभाव कम होने लगा, यानी राजा का पावर में डेवलपमेंट होने लगा। रानियों की संख्या 7 से 17 तक होने लगी। टैक्स में विस्तार हुआ। स्वच्छता के अलावा भी अब जो है मतलब कि स्वच्छता के अलावा अब जो है टैक्स के सिस्टम को वृद्धि की गई। नियमित सेना की व्यवस्था नहीं थी यहाँ भी, मतलब उतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ करता था। न्याय में विस्तार नहीं था। ठीक है, न्याय में विस्तार नहीं था। और जो है अगर बात की जाए आर्थिक व्यवस्थाओं की, तो यहाँ भी जो था आर्थिक मुख्य व्यवसाय कृषि था। और जो है काढ़क संहिता में 24 बैलों की हल की चर्चा की गई है। काढ़क संहिता होता है, काठक संहिता, उसमें जो है 24 बैलों की हल की चर्चा की गई है। घोड़ों का प्रयोग जो है मतलब अधिक होता था। कृषि एवं जो है व्यापार शेष से उद्योग एवं व्यापार का प्रमाण मिलता है। कृषि एवं व्यापार शेष से उद्योगों का यहाँ प्रमाण मिलता है। सिक्कों का अभी भी प्रचलन नहीं था, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली ही चला करते थे। नगरीकरण को बढ़ावा दिया गया। आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीकरण था, लेकिन जो वैदिक काल प्रारंभ हुआ यहाँ पे ग्रामीण सभ्यता हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे नगरीकरण के और बढ़ाव होता चला गया। और अगर हम लोग बात करें कि इसमें सामाजिक जीवन कैसे हुआ करता था, देखिए परिवार से बड़ा ग्राम होता था, ग्राम से बड़ा विश्व होता था, विश्व से बड़ा जन होता था, जन से बड़ा जनपद हुआ करता था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था जो है पूरी तरह वैदिक काल के समान ही था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसी तरह से शादियों का समान गोत्र में का प्रचलन होने लगा, यानी कि सेम जाति में सेम गोत्र में जो है शादी होने का प्रचलन धीरे धीरे विकास करने लगा। ठीक है, तो इस सारी बातों को आप देखोगे और समझने का कोशिश करोगे। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें कि आश्रम की व्यवस्था, इसमें जो है 4 आश्रम हुआ करते थे। ब्रह्मचार्य आश्रम 0 से 25 वर्ष, उसके बाद गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष, वनस्त्र आश्रम 50 से 75 वर्ष, संन्यास आश्रम वो जो है 75 से 100 वर्ष। सबसे श्रेष्ठ आश्रम किसको कहा गया है? गृहस्थ आश्रम को कहा गया है। दहेज प्रथा आरंभ हो गया था। स्त्रियों की स्थिति अब धीरे धीरे निम्न होती चली जा रही थी। यहाँ पे गार्गी, मैत्री, कात्यायनी विद्वान स्त्री थी। ये सब याद रखिएगा, वैदिक पीरियड में 3 स्त्री, गार्गी, मैत्री, कात्यायनी, ये विद्वान स्त्री थी। विवाह का प्रक्रिया यहाँ पे जो है अनुलोम प्रतिलोम था, यानी सेम जाति के साथ में विवाह होता था तो उसको कहा जाता था अनुलोम प्रक्रिया, और जो है अदर जाति के साथ होता था प्रतिलोम व्यवस्था कहा जाता था। धार्मिक अगर बात किया जाए धार्मिक स्थिति की, तो यहाँ पे जो है धार्मिक में यज्ञ कर्म कांड में वृद्धि होने लगा। प्रमुख देवता जो है प्रजापति सृजन का देवता कहा जाने लगा। विष्णु पोषण एवं रक्षक देवता का जो है आरंभ होने लगा, मतलब पूजे जाने लगे। और वरुण जल देवता, अश्वमेघ यज्ञ भी होने लगा। कर्म कांड एवं बलि की प्रधानता होने लगी। इस तरह से आपने देखा कि वैदिक मतलब कि उत्तर वैदिक काल में किस तरह से जो है बदलाव होना प्रारंभ हो गया।
और जो है इसके बाद महाजनपद की आरंभ होना स्टार्ट हो गया। महाजनपद तो यहीं पे था उत्तर वैदिक काल में। और जो है यहाँ पे देखिए 16 महाजनपदों की जानकारी भगवती सूत्र यानी जैन धर्म एवं अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथों से हमें प्राप्त होता है। राजतंत्र तथा प्रजातंत्रीय दोनों का प्रचलन थे। देखिए बिहार में 3 जो है मुख्य रूप से आपको मिलेगा क्या जो है महाजनपद। तो मगध, अंग एवं वज्जी। मगध में राजगिरी जो है इसकी राजधानी हुआ करती थी। वर्तमान स्थल जो है ये पटना और गया के क्षेत्र में आते हैं और सबसे शक्तिशाली कहा जाता था इसे। अंग क्षेत्र का राजधानी चंपा था और जो है इसका जो क्षेत्र भागलपुर में आते थे। और वज्जी की अगर बात की जाए तो ये वैशाली के क्षेत्र में आते थे। तिरहुत क्षेत्र इसका जो है वर्तमान क्षेत्र कहा जाता है। 8 जनपदों का ग्रुप कहा जाता था। लिच्छवी, वैशाली आपने सुना है प्रथम गणतंत्र, ये वज्जी के अंतर्गत ही आते थे। और जो है अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में कौन कौन से महाजनपद थे, काशी, कौशल, मल्य, वत्स्य, कुरु, पंचाल, शूरसेन, चेदी, ये सारा जो है उत्तर प्रदेश में थे। यानी कि कुल मिला के 8 जो महाजनपद थे वो कहाँ थे, उत्तर प्रदेश में थे। तो काशी, वाराणसी जो वर्तमान में वाराणसी ही कहा जाता है, और कौशल जो श्रीवास्ती, साके, फैजापुर के में अभी वर्तमान में पड़ता है। और जो है इसका मतलब कि इसमें बौद्ध का परिनिर्माण यहीं पे हुआ था। सेकेंड गणराज्य से कहा जाता है कौशल्य को। और तीसरा का अगर बात किया जाए कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था और सेकेंड गणराज्य के रूप में भी कुशीनगर को ही जाना जाता है, मल्य को। और ये देवरिया के क्षेत्र में वर्तमान में पाया जाता है। कुशीनगर राजधानी है, मल्य उसका मतलब कि क्षेत्र है महाजनपद। अगर वत्स की बात की जाए इसकी राजधानी कौशाम्बी है और इस प्रयाग में अभी स्थित है वर्तमान में। और जो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है और ये दिल्ली में स्थित है। और जो है महाभारत में चर्चा इस क्षेत्र की गई है। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्रक है और शूरसेन की राजधानी मथुरा है जो कि मथुरा में पड़ते हैं यूपी में। चेदी की राजधानी शक्तिमती है और जहाँ पे जो है राजा शिशुपाल यानी कृष्ण ने वध किया था। ठीक है। एमपी में 2 क्षेत्र हैं जो कि अवंती जो कि राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता है और अब राजस्थान में पड़ता है। उज्जैन इसका राजधानी था। और मत्स्य जो विराटनगर ये भी आपका मतलब कि एमपी के क्षेत्र में पड़ते हैं। और असमक जो है आपका साउथ में एकमात्र जो है महाजनपद थे जिसकी राजधानी पोटली या फिर पोटन कहा जाता है। भारत के बाहर 2 महाजनपद हुआ करते थे, कंबोज जिसकी राजधानी हाटक या राजपुर था और गंधार जिसका तक्षशिला था। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। और अगर एक एक करके आप सारे को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लोगे और उसे बार बार देखोगे तो डेफिनेटली याद भी हो जाएगा। मेरा यह उद्देश्य है कि आपको ज़्यादा देखना ना पड़े, इसी हिसाब से मैंने जो है नोट्स बना रखा है। और इससे पहले मैंने वैदिक एज के पहले वीडियोज़ को ला रखा था, यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे भी देखिए क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।